राजदीप जी, मार्च में कई जगहों पर सांसद निर्विरोध हो गए, कांग्रेस के भी भाजपा के भी, जहां नंबर गेम को लेकर टसल नहीं था, जैसे कर्नाटक में, जैसे हरियाणा में, जैसे हिमाचल प्रदेश में। लेकिन कुछ जगहों पर आज जब हम ये नेता नगरी शो रिकॉर्ड कर रहे हैं 19 जून को, तब इस वक्त वोटिंग चल रही है। मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं, सबसे पहले संतोष जी आपसे, कि बीजेपी ने टिकट वितरण में किन फैक्टर्स का ख्याल रखा। जैसे मैं कई जगह देख रहा था कि एमपी में सत्यनारायण जटिया अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने के लीडर हैं, उनका टिकट काट दिया गया। प्रभात झा प्रदेश अध्यक्ष रहे, 2 बार के सांसद, उनका टिकट काट दिया गया। तो फैक्टर क्या रहे बीजेपी के सामने? देखिए सौरभ जी, बीजेपी जो इस नई इरा की जो बीजेपी है, ये पुरानी बीजेपी नहीं है, ये बहुत बदली हुई बीजेपी है। इस बीजेपी को जब हमने करीब से देखा तो बीजेपी ने अपनी जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल बदल दी है। उसका स्टाइल बदल मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि उसकी जो कार्यशैली है वो बदल चुकी है। हर बार अगर आप देखेंगे तो उनके कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होता है या पार्टी संगठन में किसी तरह की कोई स्ट्रेटजी बनाई जाती है, एक बाकायदा उसको लेकर के मंथन होता है और एक स्ट्रेटजी पहले तय होती है, व्यक्ति बाद में तय होता है। इवन चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो, चाहे टिकटों में चयन हो। फिर 2016 का अगर आप देखेंगे तो इंडिया टुडे में था मैं उस वक्त, और आप हमारे साथ उस वक्त थे, हम लोग साथ में ही थे वहां पे। एक स्टोरी इंडिया टुडे में लिखी थी हमने, अमित शाह का तबादला समीकरण राज्यसभा कैंडिडेट को लेकर के। तो कैसे किया था, जैसे वेंकैया नायडू उस वक्त राजस्थान से भेजे गए थे, मुख्तार अब्बास नकवी झारखंड से भेजे गए थे। मतलब इस तरीके से चीजें अदली बदली कर दी गई थी, और जैसे निर्मला सीतारमन को बदल दिया गया था। तो उसके पीछे एक पूरी स्ट्रेटजी थी कि क्यों, मतलब मैं उसको एक्सक्लूसिव वाली बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 2016 की वो स्टोरी आज भी है, इंडिया टुडे के रिकॉर्ड में है, मेरे पास भी वो रिकॉर्ड में है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, जिसमें बहुत क्लियर कट था कि वेंकैया नायडू को वाइस प्रेसिडेंट बनाना है। और आंध्रा से अगर हम दोबारा उनको उतार के लेके आते हैं तो चंद्रबाबू नायडू पर भरोसा नहीं है कि दोबारा वो हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसे में हम ऐसे स्टेट से अपने वेंकैया नायडू को भेजने की सोची जहां बाई इलेक्शन में हम जिता करके वापस ले आए। तो एक स्ट्रेटजी थी। लेकिन अगर अभी की बात आप करेंगे इस चुनाव की, तो हमने ये देखा इस चुनाव में कि भाजपा ने इस बार प्योरली एक थीम बनाई, थीम कह सकते हैं, स्ट्रेटजी कह सकते हैं उसको। वो ये थी कि इस बार कार्यकर्ता, प्योर कार्यकर्ता, विशुद्ध कार्यकर्ता को हमें टिकट देना है। अगर आप इसको स्टेट वाइज, अगर जब स्टेट वाइज हम चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन किस तरीके से चीजें ली गई। अगर आप जैसे मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे थे कि सत्यनारायण जटिया और प्रभात झा ये दो नहीं दिए गए। सत्यनारायण जटिया की जहां तक बात है तो वो ऑलरेडी बहुत लंबे समय से राज्यसभा में है, वाजपेयी गवर्नमेंट में मंत्री रहे, और इस समय भी वो पीठासीन पदाधिकारी के रूप में वहां उसमें राज्यसभा में भी थे। तो और उनकी एज 74 हो चुकी है, तो इसलिए उनका इस बार उस तरीके से नहीं था। रही बात प्रभात झा की, तो एक चीज समझना होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रभात झा जिस समुदाय को बिलोंग करते हैं वो बहुत प्रभावी नहीं है वहां मध्य प्रदेश की राजनीति के हिसाब से। और संगठन के नाते, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और संगठन के नाते उनको 2 टर्म मिल चुका है, अभी नेशनल टीम में वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक चीज और इम्पोर्टेंट की स्टेट यूनिट में उनके खिलाफ एक बड़ा समूह है, बड़ा गुट है जो उनके खिलाफ रहता है। तो कुल मिलाकर के ये था कि इस बार हमें जो टिकट देना है मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश में आपने देखा किस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग, जिससे प्रभात झा भी आते हैं, उस संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, एक ऑपरेशन लोटस हुआ, वहां सरकार बदली, और वो निश्चित तौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो टिकट मिली। लेकिन दूसरे कैंडिडेट को अगर आप देखेंगे, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, 48 ईयर्स एज है, आदिवासी चेहरा है, प्रोफेसर है, पीएचडी है, और उनको जो लाने के पीछे स्ट्रेटजी है कि आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं मध्य प्रदेश की राजनीति में, तो आदिवासी प्रभाव जिस तरीके से रहा है, वो कांतिलाल भूरिया, दिलीप सिंह भूरिया, ऐसे बहुत सारे चेहरे रहे, अनसुईया उइके भी अभी थी जिनको अभी राज्यपाल बना दिया गया वहां पे। तो अब नए चेहरे, अगर नई जनरेशन, नए अगर हम कहें यंग ब्रिगेड की बात करें, तो उसके लिहाज से सुमेर सिंह सोलंकी को उतारा गया है। और जो संघ पृष्ठभूमि के हैं, प्योर संघ पृष्ठभूमि के हैं, संघ आपको मालूम है कि संघ आदिवासी इलाकों में, वनवासी इलाकों में किस तरीके से काम करता है। तो सारी चीजों को और एक दूर की दृष्टि के साथ जो है ये चीजें बढ़ाई गई हैं। इसमें एक चीज और मैं कहूंगा कि अगर आप बीजेपी के और नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी को एक और तरीके से देखें तो राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एवरेज एज को लगातार वो कम करते जा रहे हैं।
मुझे याद है कि बीजेपी में एक बड़े नेता ने मुझसे बातचीत में कहा था कि क्यों 40 साल के लोगों को आप राज्यसभा भेज रहे हो, 70 साल के एक मानक होना चाहिए, 70 साल से प्लस, जैसे लोकसभा में आपने 75 से नीचे का मानक बनाया, उस तरीके से राज्यसभा का 70 से ऊपर का मानक होना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है, और जो मैंने इन लोगों को देखा है काम करते हुए, उसमें यह है इनका कि हमें प्रोफेशनल, यंग और एनर्जेटिक लोग चाहिए ताकि हम उस चीज को आगे बढ़ा सकें। अच्छा, ठीक है, इस पे अभी हम लोग राज्यवार और बात करेंगे। राजदीप जी, मैं आपसे खास तौर पे महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट हैं जो निर्विरोध सिलेक्ट होके आए हैं, एनसीपी से शरद पवार, रामदास अठावले, शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी, बीजेपी ने उदयन राजे भोसले को लेके आए, भगवत कराड़ा को लेके आए औरंगाबाद से, और एनसीपी ने फौजिया खान को। इन नामों के पीछे की क्या गणित है? देखिए, बड़े दिलचस्प है। उदय सिंह राजे भोसले एनसीपी से चुनकर आते हैं जी 2019 के चुनाव में, 2019 चुनाव में, फिर एनसीपी छोड़ते हैं, भाजपा में शामिल होते हैं महाराष्ट्र असेंबली चुनाव के पहले, चुनाव लड़ते हैं और हारते हैं। शरद पवार का एक एजेंडा था कि हाँ, इस आदमी ने मुझे दगा दिया, मैं इसको हराऊंगा। अब वो कहते हैं कि वो शिवाजी के एक तरह से वो अपने आप को वारिस मानते, बड़े बड़े अपने शरद पवार ने ये दिखाया कि उदय सिंह राजे भोसले को पार्टी की भी जरूरत है, केवल सरनेम से कुछ नहीं चलता। तो एक तरह से वो चुनाव हार गए। अब बीजेपी ने उनको राज्यसभा में लाया है ताकि उनको एक तरह से अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ी थी उस समय एनसीपी, और वो बीजेपी में शामिल हुए थे, और एक शायद मैसेज देना चाहते। देखिए, मराठा खासकर की जो समुदाय है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी अभी भी चाहती है कि मराठा राजनीति को एक तरह से आगे बढ़ाए, तो उदय सिंह राजे भोसले को देती है। शरद पवार तो कभी रिटायर तो होने ही नहीं वाले हैं। पिछले कुछ दिनों पहले साइक्लोन हुआ था महाराष्ट्र में, 80 साल की उम्र में अपनी व्हाइट एम्बेसडर को लेके रायगढ़ में यहाँ वहां घूम रहे थे, जो गांव में जिस तरह से जो बर्बादी हुई थी उसे देखने के लिए वो गए। उद्धव ठाकरे प्लेन से गए, उन्होंने एयर ट्रिप की, शरद पवार जमीन से एम्बेसडर कार में गए, तो वो एक बार फिर रहे हैं। उनमें अभी भी शायद उम्मीद है कि कौन जाने कल क्या हो। मैं भी अभी रेस में हूं, मैं राज्यसभा में हूं। प्रियंका चतुर्वेदी बहुत ही इंटरेस्टिंग है सौरभ, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी को शिवसेना ने टिकट दी है। वो 1 साल पहले कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में आई। अब शिवसेना के जो पुराने नेता हैं, वो चाहते थे, चंद्रकांत खैरे जो औरंगाबाद से आते हैं, चुनाव हार गए पिछली बार, वो चाहते थे कि मुझे राज्यसभा में अकोमोडेट कर दो। ठाकरे ने कहा नहीं, मैंने प्रियंका चतुर्वेदी को एक तरह से वचन दिया है कि उनको अगर वो कांग्रेस से छोड़कर आती है, मैं उनको राज्यसभा भेजूंगा। और लगता है आदित्य ठाकरे की आज चलती है पार्टी में, तो प्रियंका चतुर्वेदी को एक मौका मिल गया है, और उन्होंने भी एक तरह से उनको एक टिकट देके इशारा दिया है कि हम एक यंगर चेहरा चाहते हैं, हम एक महिला को देना चाहते हैं। देखिए, बाल ठाकरे के जमाने में किसको देते थे? ज्यादातर उद्योगपतियों को, 1 या 2 उद्योगपतियों को मिलते थे राज्यसभा सीटें शिवसेना की तौर से। अब आपने प्रियंका चतुर्वेदी को दिया है, तो एक तरह से आप एक जनरेशनल चेंज करना चाहते हैं। फौजिया खान जो है, एनसीपी के ज्यादातर नेता आना नहीं चाहते दिल्ली। आप जानिए, महाराष्ट्र के नेता जनरली दिल्ली नहीं आना चाहते। मैं उन बहुत कम महाराष्ट्र में हूँ जो दिल्ली जिन्होंने दिल्ली में इतने साल गुजारे हैं। ज्यादातर महाराष्ट्र नेता कहते हैं विधान परिषद भेजिए, हमें राज्यसभा आना नहीं है। पर फौजिया खान को देने से पुरानी उनकी कार्यकर्ता है, मुस्लिम है, एक मैसेज गया है एनसीपी द्वारा। तो कहीं न और कांग्रेस की तरफ से राजीव साठव को दिया है, जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा 2019 का, लेकिन मेहनती है, परिश्रमी यंग नेता है, राहुल गांधी के करीबी है, उनको टिकट दिया गया है। देखिए, एक जमाने में ये जो राज्यसभा टिकटें थी ना, ये दी जाती थी आपके नेटवर्क के ऊपर कि कौन किसको जानता है, कैसी और उसके पहले शुरुआत में दिए जाते थे वाकई पूरी तरह से जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। उसके बाद उद्योगपतियों का जमाना है, नेटवर्कों का जमाना है। अब भी कुछ हद तक वो नेटवर्क पर ही चलता है। बिहार में जैसे प्रेमचंद गुप्ता को राज्यसभा दिया गया है, क्योंकि लालू के ट्रेजरर एक तरह से अमरेंद्र धारी सिंह का भी यही हाल है।
देखिए, ये मुझे लगता है राज्यसभा की क्वालिटी जो है ना, एक जमाने में आप देखिए किस तरह के वक्ता वहां हुआ करते हैं। क्या उस तरह के आज वक्ता आपको मिलते हैं राज्यसभा में? क्योंकि अनुभवी नेता बहुत कम रह गए हैं। आज संतोष जी कह रहे हैं कि यंगर जनरेशन को दे रहे हैं। कर्नाटक में देखिए यंग एबीवीपी नेताओं को दे रहे हैं। येडियुरप्पा अपने करीबी को देना चाहते थे, लेकिन कुछ यंग एबीवीपी नेताओं को दिया गया। और मुझे लगता है संतोष जी जो है कर्नाटका के नेता, ये बीएल संतोष जो आरएसएस से आए हुए हैं, उन्होंने एक तरह से बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, राज्यसभा को आप हाउस ऑफ एल्डर्स मत मानिए, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों को दीजिए जो वाकई वहां राज्यसभा की एक, मुझे लगता है प्रियंका चतुर्वेदी अच्छा करेगी वहां। कम से कम वो अच्छा अच्छी वक्ता है, वो बोल पाएगी राज्यसभा में। राजदीप जी, राज्यसभा का सदन सिर्फ अच्छे वक्ताओं को एकोमोडेट करने के लिए नहीं है, सबको राज्यों में अपने सियासी समीकरण भी तो देखने हैं भाई। नहीं, देखिए एक, अरे सर आप ये कह रहे हैं बार बार सियासी समीकरण का, क्या आप गुजरात में देखिए, पिछले हफ्ते हमने उस पर बात की थी जी। ये जिस तरह से हो रहा है, पैसे का खेल जिस तरह से हो रहा है, अच्छा है कि निर्विवाद होता है, क्योंकि अगर विवाद होता है तो फिर पैसे का खेल हो जाता है। या तो पैसे का खेल जैसे मणिपुर में, या किसी एमएलए को यहां से खरीद लो वहां से खरीद लो, क्यों होना चाहिए? क्या राज्यसभा चुनाव इसके लिए है? बिल्कुल कि वो मनी पावर। रामदास अठावले क्या चीज है, कमाल के ये चाइनीज फूड बंद कर दो। देखिए सर, मैं जब आपको बताऊं सौरभ जी, जब मैं पत्रकारिता शुरू कर रहा था, रामदास अठावले मुझे मंत्रालय में अक्सर मिला करते थे। एक जमाना था रामदास अठावले, नामदेव ढसाल, प्रकाश अंबेडकर भी। देखिए, ये बड़े बड़े दलित समाज के नेता माने जाते थे। अठावले वॉज दलित पैंथर। 70 के दशक में रामदास अठावले के नाम पे मुंबई के कुछ इलाके बंद भी होते थे। और एक बार मैंने एक कॉन्टेस्ट किया था करीब 10 साल पहले, हु इज ग्रेटेस्ट इंडियन, सबसे बड़ा इंडियन कौन है गांधी के बाद, 47 के बाद। और उसमें अंबेडकर जी भी थे उसमें। रामदास अठावले ने वो प्रोग्राम देखा, उन्होंने कहा मैं आपके चैनल आके आपका चैनल जलाऊंगा, ऑफिस जलाऊंगा, क्योंकि आप अंबेडकर की तुलना किसी और से नहीं कर सकते। देखिए, ये अपने जमाने में एक फायर ब्रांड नेता माने जाते। अब क्या हुआ है, वो फायर ब्रांड नेता जो टाइगर शेर माना जाता, पैंथर था, अब वो पुसी कैट बन गया है। अब वो जाता है जहां सत्ता उसे मिलती है। अब वो कुछ भी बोल रहे, मंत्रालय भी मिला है, और कुछ ना कुछ न्यूज में रहना है आपको। तो आप कह दीजिए चाइनीज गुड्स खत्म कर दीजिए। 2-3 साल पहले इसी तरह से डोकलाम के टाइम पे एक बड़ी अच्छी चाइनीज रेस्टोरेंट थी मुंबई में, लिंग्स रेस्टोरेंट। वहां उन्होंने जाके, उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया कि वहां महाराष्ट्रियन फूड शुरू करो, ये चाइनीज फूड नहीं चलेगा, ये फ्राइड राइस की जगह हमारी जो आमटी है वो दिखाओ, आमटी भात चाहिए मुझे मेन्यू पर। अब ये इससे आपको हेडलाइन मिलती है। रामदास अठावले अब वो कोरोना गो गो गो, कहीं उन्होंने कुछ कहा, ये क्या पागलपन। और इस देखिए, ये मैं देखिए, उन्होंने राजनीति कई सालों से काम किया, लेकिन डर मुझे ये है कि हमारा राजनीतिक जो डिबेट आप कह रहे हैं, चर्चा वगैरह बहुत कमजोर हो गई, हल्कापन हो गया है। अब रामदास अठावले जैसे लोग भी एक तरह से पार्लियामेंट को कहां सीरियसली लेते हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल मेरा ये है, ये आप दोनों लोगों से ही है। जैसे एक कैंडिडेट है भगवत कराडा, औरंगाबाद से आते हैं, बंजारा समुदाय से, जिससे गोपीनाथ मुंडे भी संबद्ध हैं। तो कई नामों पे विचार करते दिखा कि जो मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी चली। जैसे भगवत कराडा के नाम की जब हम छानबीन कर रहे थे तो बताया गया कि गोपीनाथ मुंडे की जो वारिस हैं पंकजा मुंडे, उस समुदाय की राजनीति पंकजा मुंडे तक महदूद न रहे, इसलिए भगवत कराडा को मेयर से सीधे उठा के राज्यसभा में ले आए। मतलब एक समानांतर लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। संतोष जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि ये टिकट वितरण में स्थानीय नेतृत्व की भी चली थोड़ी बहुत, या केंद्र से चीजें तय हुई? क्योंकि जैसे आपने सत्यनारायण जटिया वाले में कहा कि वो 75 प्लस के हो गए थे, 74 के हो गए थे। हम बिहार में जब देखते हैं तो सीपी ठाकुर को टिकट दिया गया है ना। तो कहीं कहीं पे आपने रीजनल छत्रप हैं उनको एकोमोडेट भी किया, कहीं पे आपने हार्डकोर जो कार्यकर्ता हैं, जैसे राजस्थान में आपने गहलोत साहब को टिकट दिया, या गुजरात में आपने टिकट दिया, लेकिन वहां पे व्यक्तिगत संबंध भी कई जगह बताए गए। जैसे अभय भारद्वाज राजकोट के वकील हैं जिन्होंने गुलबर्गा केस का केस लड़ा,
या फिर इंदु गोस्वामी जो विधानसभा चुनाव हारी, पहली दफा लड़ी हिमाचल में भाजपा की लहर में, पालमपुर शांता कुमार की सीट से, और उनको राज्यसभा लाया गया। तो इस तरीके क्या क्या फैक्टर रहे, थोड़ा राज्यों का अगर आप जिक्र करें, हरियाणा का। देखिए, आपने जो सौरभ जी सवाल पूछा है कि इसमें सेंटर की चली या फिर स्टेट की चली। देखिए, मैं पहले आपने ओपनिंग रिमार्क्स में मैंने कहा था कि बीजेपी ने हमेशा से एक फॉर्मेट तय कर देती है पहले। जैसे अभी राजदीप जी ने कहा कि कर्नाटक को लेकर के, निश्चित तौर से कर्नाटक में जो बीएस येदियुरप्पा चाहते थे वो टिकट नहीं दिया गया, लेकिन बकायदा अमित शाह ने पहले बात की उनसे कि हम चाहते हैं कि इस बार विशुद्ध कार्यकर्ता जो हमारा लंबे समय से जमीन पे काम करता रहा है, हम उसको टिकट देना चाहते हैं। उसके बाद उनकी जेपी नड्डा से बातचीत हुई, फिर एक लिंगायत समुदाय का और एक पिछड़े वर्ग का जो है, जो संघ पृष्ठभूमि का व्यक्ति था, उनको टिकट दिया गया। और एक स्ट्रेटेजिकली वहां देवगौड़ा को भी जो सपोर्ट किया गया, तो बीजेपी ने भी अपनी तरफ से सपोर्ट का ऐलान किया है कि भाई, ताकि फ्यूचरिस्टिक एंगल से चीजों को देखते हुए, अगर आप जैसे हिमाचल की बात कर रहे हैं, इंदु गोस्वामी की, इंदु गोस्वामी शायद 53 इयर्स की है, 53-54 साल की है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही है स्टेट में। और इनके बारे में कहा जाता है कि जब नरेंद्र मोदी संगठन के प्रभारी थे, हिमाचल का प्रभार जब उनके पास था, तो उस समय भी वो एक्टिव थी और काम कर रही थी। तो जब उनका एक हिमाचल से एक चीज ये और तय हुआ था कि भाई वहां से अगर एक महिला, क्योंकि पहाड़ का एरिया आप जानते हैं, पहाड़ों में महिलाओं का एक डोमिनेंस रहता है परिवार में, वो चूंकि काम करती है, तो एक मैसेजिंग देने की बात भी रही, तो नाम मंगाए गए थे। लेकिन वो सिर्फ एक नाम नहीं था, इंदु गोस्वामी के अलावा भी कई नाम थे। और जो आपने पूछा सीएम की बात, तो वहां जयराम ठाकुर की पसंद महेंद्र पांडे थे। महेंद्र पांडे जो अभी बीजेपी कार्यालय के प्रभारी है, जो बीजेपी कार्यालय को देखते हैं, लेकिन महेंद्र पांडे को नहीं दिया गया। वहां पे फिर जो पार्टी ने तय किया था, एक फॉर्मेट तय किया था कि हमको यहाँ से एक महिला को देना है, उस फॉर्मेट में उन्होंने इंदु गोस्वामी को लिया। और इंदु गोस्वामी अभी आने वाले समय में आप देखिएगा, मुझे जो चर्चा है वो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में भी है। नहीं, मैं इससे कहीं मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। आपने भगवत कराट की बात की, वो औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पुराने मेयर है, और वो आते हैं बंजारा समाज से, ओबीसी समाज, जो बीजेपी एक तरह से उस समाज को एक तरह से समझती, जिस तरह से मराठा बंजारा भी एक ओबीसी है। ओबीसी पॉलिटिक्स में बंजारा समाज बहुत ही महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की राजनीति में। अब कुछ साल पहले जब राज्यसभा के चुनाव हुए, तब नागपुर से एक व्यक्ति आए, डॉक्टर है, डॉक्टर महात्मे, वहां के बड़े फेमस आई डॉक्टर हैं। अब वो धनगर समाज से आते हैं। अब वो धनगर समाज को भी बीजेपी एक तरह से अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। तो बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स है जाति को लेकर, वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं राज्यसभा चुनाव में। देखिए, बीजेपी जो भी निर्णय लेती है ना, राजनीतिक दृष्टि से लेती है। कांग्रेस में ज्यादातर ये नेटवर्क होता है कि आप किसके दोस्त हैं, किसके नजदीकी माने जाते हैं, राहुल गांधी के नजदीक, फिर आपका कितना महत्व वहां हो ना हो, उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। ये एक, अब जब आप केसी वेणुगोपाल को राजस्थान से टिकट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? केरल के व्यक्ति हैं, उनका राजस्थान से क्या लेना देना है? लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अब करीबी बन गए हैं। ये जो करीबी का मामला है ना, ये कांग्रेस में ज्यादा चलता है। भाजपा का एक मानना पड़ेगा, जब वो टिकट देते हैं इस तरह से, वो देते हैं कि जो व्यक्ति, उससे हमें राजनीतिक फायदा कितना होगा। ये मुझे लगता है अमित शाह को अगर आप क्रेडिट दें या किसी को भी, ये एक फर्क आ गया। वाजपेयी जी के जमाने में वाजपेयी जी के कोई करीबी है, उनको टिकट दे दीजिए। अब वो सब नहीं होता भाजपा में। ये एक नया भाजपा है, जैसे संतोष जी ने कहा। हरियाणा की मैं खास तौर पे बात करना चाहूंगा। हरियाणा से एक सीट थी, दावेदार कांग्रेस में 3 थे। कुमारी शैलजा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी की करीबी पुरानी वफादार कांग्रेस की, चुनाव हार गई। कुमारी शैलजा की दावेदारी किनारे रख दी गई। रणदीप सुरजेवाला की दावेदारी भी किनारे रख दी गई। वो बस प्रेस में कांग्रेस का चेहरा बनकर रह गए हैं। और टिकट दिया गया लोकसभा चुनाव हारे दीपेंद्र हुड्डा को। जबकि बीजेपी ने जो अपने 2 टिकट दिए हैं, वो रामचंद्र जागड़ा को दिए, जो ओबीसी तबके से आते हैं, तेज तर्रार नेता हैं। वो भी विधानसभा चुनाव 3 हारे हैं, लेकिन कार्यकर्ता हैं। और दुष्यंत कुमार गौतम को दिया गया चौधरी बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद के जो बाई इलेक्शन में। तो कई लोग यहाँ पे कह रहे हैं हरियाणा में कि साहब देखिए, हुड्डा परिवार विधानसभा में भी एक लोकसभा सीट भी आई, तो वो भी हुड्डा के बेटे को। नहीं, देखिए सौरभ,
आप जानिए आज की तारीख में हरियाणा की राजनीति में नेता नंबर 1 कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये उन्होंने स्टेट असेंबली इलेक्शन में दिखाया। ये भी कहा जाता है अगर 2-3 महीने पहले उनको उस तरह की जिम्मेदारी दी जाती तो शायद कांग्रेस जीत भी जाता। अब एक जमाने में राहुल गांधी ने कोशिश की कि हुड्डा जैसे नेताओं को एक तरह से दूर रखा जाए, एक नया जनरेशन उभर कर आए। अशोक तंवर को एक तरह से प्रोजेक्ट किया गया था, चुनाव के पहले वो छोड़ गए और वो राजनीति नहीं चली। अब जबकि हुड्डा एक बार फिर नेता नंबर 1 वहां बन गए, उन्होंने जीत थाम ली, मेरे बेटे को आपको देनी है। राहुल गांधी ने ज्यादातर राज्यसभा चुनाव में अपने लोगों को अकोमोडेट किया, लेकिन हरियाणा में उनको मानना पड़ा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो एक तरह से एक जमाने में राहुल गांधी के करीबी भी माने गए, ऐसा नहीं है कि वो दूर थे, फादर के साथ प्रॉब्लम था, बेटे के साथ नहीं, लेकिन ये अकोमोडेशन है। देखिए यही तो है ना, कांग्रेस में हमेशा कॉम्प्रोमाइज होगा, आपको कॉम्प्रोमाइज की राजनीति करनी पड़ती है कांग्रेस में। भाजपा में वो कम नजर आता है इस तरह की कॉम्प्रोमाइज। मैं 2-3 स्पेसिफिक नामों पे आप लोगों की टिप्पणी, सौरभ जी जी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौके पे चौका मारा, जो सिंधिया एपिसोड चल रहा था उस एपिसोड का फायदा उन्होंने लिया। जी जी बिल्कुल। मैं 2-3 नामों पे आप लोगों की टिप्पणी चाहता हूं। दिनेश त्रिवेदी जो पश्चिम बंगाल से नाम आए हैं निर्विरोध, उसमें एक दिनेश त्रिवेदी, हालांकि उसके अलावा अर्पिता घोष, सुब्रत बनर्जी, सुब्रत बख्शी और मौसमी नूर भी हैं जो लोकसभा चुनाव हारी हैं। लेकिन दिनेश त्रिवेदी का नाम इसलिए क्योंकि ये वही दिनेश त्रिवेदी हैं जिनके कार्य के दौरान ममता बनर्जी के हट के चक्कर में संवैधानिक संकट पैदा हो गया था। दिनेश त्रिवेदी ने रेल बजट पेश किया, ममता बनर्जी अड़ गई, किराया कैसे बढ़ाया, मतलब आप समझिए क्या स्थिति हो गई थी। और कई दिनों तक दिनेश त्रिवेदी ममता बनर्जी की जो इनर कोटरी उससे दोबारा राज्यसभा में भेजा जा रहा है। इस पे आप लोगों की टिप्पणी चाहूंगा। देखिए दिनेश त्रिवेदी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि मुझे मालूम, मैं पहली बार उनको मिला तब वो जनता दल में हुआ करते थे, वीपी सिंह के बड़े करीबी थे, अरुण नेहरू के साथ मैं उनको अक्सर मिलता था। तो वहां से, और वो मुझे लगता है उनकी कोई ट्रैवल एजेंसी थी, वो अपने आप को मुझे कहा मैं पायलट, मैं प्लेन भी चलाना जानता हूँ, बिजनेसमैन थे। तब कोई ममता बनर्जी उनके नाम पर, उनके होठों पर नहीं था, वो हमेशा वीपी सिंह की बात करते थे। फिर 98 में, और एक जमाने में कांग्रेस में भी थे, 98 में जब बंगाल में विभाजन, एक कांग्रेस में स्प्लिट हुआ, तब वो ममता के साथ गए। एक बात माननी पड़ेगी, वो 22 साल से ममता के साथ रहे हैं और बड़े वो बड़े स्टाइलिश नेता हैं। और एक और बात बताओ, बड़ी दिलचस्प है, अब जब चुनाव हो रहे थे 2019 में, उनका घर खान मार्केट के सामने है और बड़ा उनका जो बंगला है, वहां रह कौन रहा था? सैम पिट्रोडा। यानी कांग्रेस की जितनी भी रणनीति एक तरह से बन रही थी, वो दिनेश त्रिवेदी के घर में बन रही थी। दिनेश त्रिवेदी खुद चुनाव बंगाल में लड़ रहे थे उस समय, तृणमूल कांग्रेस के विरोध में लड़ रहा है वहां चुनाव, लेकिन वहां यहाँ कर, क्योंकि उनके संबंध सैम पिट्रोडा से बड़े अच्छे थे, तो इनके संबंध हर तरफ है। दिनेश त्रिवेदी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सबको खुश रखा है, और ममता जी और उनका बीच बीच में टकराव भी हुआ है, लेकिन दिनेश जी ने कभी ममता जी को छोड़ा नहीं। एक बार बोलूं, बड़े कुर्ता बड़े अच्छा पहनते हैं, सेंट, खास करके उनकी परफ्यूम आपको देखनी चाहिए, बड़े अच्छे। मैं एक बार उनके साथ पाकिस्तान एक दौरे, ऑल पार्टी डेलीगेशन था, मैं पत्रकार की तरह गया था, हर फंक्शन में नया कुर्ता, सेंट, फर्स्ट क्लास पहनकर बिल्कुल तैयार। तो दिनेश त्रिवेदी इज अ वेरी सोशल नेता, मैं उनको कहता हूं, ऑलवेज सोशल नेता, लेकिन मेहनती भी है। पार्लियामेंट में मुझे लगता है राज्यसभा में आप देखेंगे कई बिलों पर वो बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। चुनाव हार गए पिछली बार, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के सामने जो पहले तृणमूल में हुआ करते थे, वो फिर बीजेपी में चले गए, तो एक तरह से ममता उनको रिवॉर्ड कर रही है। नहीं, ये आप देखिए, जो पश्चिम बंगाल की लिस्ट मेरे सामने है, दिनेश त्रिवेदी, अर्पिता घोष और मौसम बेनजीर नूर। ये अर्पिता और मौसम भी ये लोकसभा चुनाव हारे हुए लोग हैं, लेकिन उनको अब राज्यसभा के उसमें भेजा गया है। बिल्कुल। देखिए ममता की राजनीति, ये देखिए, ये ऐसे राज्य हैं जहां ममता सब कुछ डिसाइड करती है। अब ये जो पैटर्न क्या है, नवीन पटनायक डिसाइड करते हैं, ये जो सुप्रीमो नेता है राज्य के, वो डिसाइड करते हैं, उसमें कोई फिर पार्टी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। उसमें तो वही पार्टी है ना, वही आपकी वोट कैचिंग मशीन है, वही पार्टी। आप उनके चेहरे पे, नवीन के चेहरे पे चुनाव लड़ते हो। आपने नवीन पटनायक का राजदीप जी जिक्र किया, जो 4 लोग ओडिशा से चुन के आए हैं, बड़ा दिलचस्प है।
उसमें एक उड़िया फिल्मों के पुराने स्टार हैं मुन्ना खान जी, अजीत कुमार हैं, जो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं और उड़ीसा की सरकार में सलाहकार थे, युवा हैं, तेज तर्रार हैं। जी, तीसरे सुभाष सिंह है, कोई नहीं जानता, पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं। और चौथी ममता महंत है, पार्टी का जुझारू चेहरा। तो मैं देख रहा हूं कि अब राज्यसभा में भी ऐसे नहीं कि फलाने जी ने कह दिया, ढिकाने जी ने कह दिया तो एडजस्ट हो गए। नहीं नहीं, आप नवीन पटनायक बहुत इंटरेस्टिंग है। इतने सालों से आप देखिए उनके लिस्ट में किस तरह के लोग आए। दिलीप तिर्की हॉकी प्लेयर आए थे, अब भी आप देखेंगे कई 2-3 जो नए चेहरे आए हैं बहुत पढ़े लिखे हैं। स्टीफेंस कॉलेज से कोई आया हुआ है, कोई और एक व्यक्ति है जिसने कोई किताब लिखी है। तो कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है। ममता बनर्जी ने बीच बीच में सेलिब्रिटीज को दिया है, बंगाली एक्टर्स को दिया है। तो मुझे लगता है ये जो सुप्रीमो नेता है ना, ये कोई राजनीतिक सोशल इंजीनियरिंग नहीं देखते कि इस नेता फलाई जाति का है, इससे हमें इतना फायदा हो। ये भाजपा देखती है। भाजपा की जो लिस्ट है उसमें सोशल इंजीनियरिंग होती है, और ये जो बाकी नेता है उनमें सोसाइटी ज्यादा नजर आती है। अच्छा, मेरा इस विषय पे अभी देखिए, हम अगले नेता नगरी में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र, माफ करिएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और गुजरात, इनमें बड़ा दिलचस्प मुकाबला भी है, जो शाम रात तक नतीजे आएंगे। मैं, संतोष जी, आपकी चूंकि अगली किताब भी इसी विषय पर है, संघ और भाजपा के संबंधों पर संघ की छाप, संघ की इच्छा साफ नजर आती है। अब आप उसको खूब कहें कि नहीं संगठन ये वो, जैसे सोलंकी जी का नाम है, तो सोलंकी जी का जब जिक्र आता है तो कहा जाता है कि नहीं, आरएसएस से डिसाइड हुआ है वो नाम। सौरभ जी, ये जो आप कहना चाह रहे हैं, मुझे मतलब एक बाहर ये परसेप्शन कह सकते हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती हैं कि लगता है कि संघ डिसाइड कर रहा है, लेकिन जब आप गहराई में जाएंगे, चीजों को देखेंगे, तो एक चीज रहा है कि संघ एक अपनी भूमिका को समझ चुका है कि उसे कहां तक रहना है, नैतिक मार्गदर्शक बनना है या राजनीतिक संचालक। वो अक्सर नैतिक मार्गदर्शक की भूमिका तक सीमित रहना चाहता है और उसी के मद्देनजर अपनी सलाह देता है। अगर जो बाहर की धारणाएं ऐसी क्यों बनती है, उसके पीछे भी रीजन सिर्फ यही है कि चूंकि जो आज बीजेपी में या सरकार में बैठे हुए टॉप पोस्ट पे जो पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं, जो सारी चीजें डिसाइड कर रहे हैं, वो है कौन आके? वो संघ के ही स्वयंसेवक हैं, संघ की पृष्ठभूमि से आए हैं, संघ की पृष्ठभूमि में पले बढ़े और वहीं से उन्होंने संस्कार लिया, तो उनके डिसीजन में संघ की छाप आपको ऑटोमेटिक दिखेगी। तो इसलिए ये कह देना कि संघ ने डिक्टेट किया या संघ ने अपनी वो दिखाई, ऐसा नहीं है संगठन की वर्किंग के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो अगर आप टिकटों का देखें, जैसे आप बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में जो टिकट दिए गए, मैं एक एक करके मैं 4-5 स्टेट जिसकी आप चर्चा कर रहे थे मैं उसकी चर्चा कर दूं कि बिहार में फीडबैक आया कि इस बार भूमिहार को टिकट देना है। कास्ट सामाजिक, जो अभी राजदीप जी कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग की बात, उसमें हुआ कि भूमिहार टिकट देना है। लेकिन जो फीडबैक और टिकट में जो नाम आए, तो कहीं वहां पे कुछ गड़बड़ ना हो कि जिसने रिपोर्ट दी है वो कहीं अपना व्यक्ति को फिट नहीं करना चाहता हो, उसके लिहाज से नाम कुछ और आया था। लेकिन सेंटर ने जब डिसाइड किया तो उन्होंने कहा नहीं, हम लेंगे भूमिहार, लेकिन चेहरा ये होगा। यानी पार्टी इतना माइन्यूटली काम करती है कि कोई व्यक्ति रिपोर्ट देने वाला वो कहीं बाइस्ड ना हो, पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, उसके कुछ निहित स्वार्थ ना हो, इसको भी ध्यान में रखती है और उसके बाद टिकट देती है। तो बिहार में जैसे उनको था कि भूमिहार में एक अच्छा चेहरा मुझे देना है, तो सीपी ठाकुर चूंकि एज हो चुकी थी और उनका विवेक ठाकुर ऑलरेडी युवा मोर्चा में रहे हैं और चुनाव लड़े हैं और संगठन में लगातार सक्रिय है, तो एक नाम वहां पे है और यंग है, तो इस लिहाज से विवेक ठाकुर चुने गए। जबकि एक नाम और आया था, जिसे आप जानते हैं कि हमारी पत्रकारिता से छोड़ के वो बीजेपी की राजनीति में गए हैं, देवेश कुमार जी, उनका नाम था उसमें, उनका भी नाम था इस सीट के लिए, लेकिन उनका नहीं हो पाया। उसी तरीके से आप झारखंड को देखें, झारखंड में दीपक प्रकाश एबीवीपी बैकग्राउंड से रहे, संघ बैकग्राउंड से हैं पूरी तरीके से, और बीच में वो बाबूलाल मरांडी के साथ चले गए थे, फिर वापस आए और झारखंड में तय हुआ कि इस बार हम ट्राइबल नहीं देंगे, हम सिर्फ जनरल कास्ट के नेता को देंगे, जनरल कैटेगरी के लोगों को देंगे। जनरल कैटेगरी में किसको दें? तो उसमें आया कि चूंकि ये संगठन के व्यक्ति हैं और एक चेहरा है, फॉरवर्ड कास्ट में आते हैं, तो इनका नाम सेलेक्ट किया गया। इसी तरीके से अगर आप चाहे गुजरात देख लें, राजस्थान देख लें, राजस्थान बड़ा इंटरेस्टिंग है।
राजस्थान की जब मैं चीजों को देख रहा था, बात कर रहा था लोगों से, तो राजस्थान में बीजेपी ने 2 कैंडिडेट उतारे। राजस्थान में एक ही बीजेपी का जीतने की स्थिति में है, एक सीट बीजेपी लूज करेगी अभी की स्थिति में। ओंकार सिंह लखावत नहीं जीत रहे हैं, लेकिन राजेंद्र सिंह गहलोत क्यों? आप देखेंगे तो राजेंद्र सिंह गहलोत 93 में 1993 में सरदारपुरा सीट से जीते, जहां से अशोक गहलोत आते हैं, उस सीट से वो जीते थे। भैरव सिंह शेखावत की सरकार में मंत्री बने थे, और उसके बाद 98 में वहां पे अशोक गहलोत ने अपने खास व्यक्ति मान सिंह देवड़ा को लड़ाया था, और देवड़ा वहां से चुनाव जीते थे। उसके बाद वो नहीं जीते, राजेंद्र सिंह गहलोत वहां से नहीं जीते, लेकिन उस सीट पे करीबन 80,000, जिसको सैनी माली वोट कहते हैं, वो करीबन 80,000 की संख्या में लगातार उसके बाद अशोक गहलोत का कब्जा रहा उस सीट पे। लेकिन ऐसे में, और अभी हाल ही में मदन सैनी की डेथ हुई थी, तो इन सब सारे इक्वेशंस को देखते हुए राजस्थान में यह तय किया गया कि अगर हमको इस पे फोकस करना है और अशोक गहलोत को थोड़ा सा काटना है सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से, तो राजेंद्र गहलोत हमारा मुख्य चेहरा है इस मामले में। ओंकार सिंह लखावत आप जानते ही हैं कि वो भी संघ पृष्ठभूमि से हैं, और उनको लेकर के चीजें रही, लेकिन वो जीतने नहीं जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप गुजरात की बात कर रहे थे, गुजरात में अगर आप देखेंगे, अभय भारद्वाज, आपने कहा कि एडवोकेट जनरल, वो पहले सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल रहे हैं, गुलबर्गा केस की आपने बात की निश्चित तौर से, और वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनका पूरा परिवार, उनका भाई, उनके पिताजी, सब जनसंघ के जमाने से जुड़े हुए। कोई ऐसा नहीं है कि वो पैराट्रूपिंग हो कि आपने चूंकि वो गुलबर्गा केस लड़े थे इसलिए उनको राष्ट्रपति दे दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि है। बिल्कुल उसी तरीके से आप रमीला बेन को देखेंगे। रमीला बेन एक आदिवासी समाज से आती हैं, और ये गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की अधिकारी थी, गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थी। और उसी दौरान जब वो नरेंद्र मोदी जब गुजरात में सीएम थे, तो उनके गुड बुक में आई अपनी प्रशासनिक कौशलता की वजह से, जो उनके कुछ कामकाज को उन्होंने बहुत करीब से देखा होगा, उसके बाद वो गुड बुक में आई। और आपको मालूम, आपने भी देखा होगा कि वो विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई, उनको 2-3 बार मौका दिया गया, फिर लोकसभा चुनाव भी नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार पार्टी ने उनको राज्यसभा में मौका दिया है। तो निश्चित तौर से थोड़ा बहुत, जिससे राजनीति जी कह रहे थे कि बिल्कुल करीबी वाला मामला बिल्कुल नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। कई बार जहन में रहती है, जब आदमी व्यक्ति डिसाइड कर रहा होता है स्ट्रेटजी के तहत चीजें कि हमारा फॉर्मेट ये है, लेकिन उस फॉर्मेट में चेहरा कौन सा फिट बैठेगा। तो जब आप किसी को पहले से जानते होंगे, देख चुके होंगे, उससे वाकिफ होंगे, तो वो चेहरा आगे बढ़ता है। इसी तरीके से नरहरी अमीन के पीछे वोट, आपको मालूम है कि माधव सिंह सोलंकी सरकार में डिप्टी सीएम रहे, और चिमन भाई पटेल के सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। एक जमाने में ऐसा माना जाता था कि उनमें और अमित शाह के बीच में टकराव है, खास करके जो अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक का कंट्रोल करने की जो कोशिश थी, क्योंकि नरहरी अमीन भी एक ऐसे नेता है जिनके अच्छे कनेक्शन बिजनेस कम्युनिटी के साथ। अब इतने सालों बाद आप उनको एक तरह से फिर लाते हैं, केवल उसमें क्रिकेट, ये तो पटेल पाटीदार फैक्टर है। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक ऐसा नेता जो आप समझते हैं ऐसे जो कांटे की टक्कर है, उसमें उनके साथ वो उस टक्कर को जीत सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो साधन है, और उन साधन के जरिए बिल्कुल एक तरह से वो साधनों की खूब चर्चा हो रही है इस राज्यसभा यही मैं कहना चाह रहा था। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि नरहरी अमीन का यही है। एक चीज और जो राजस्थान में मैं मिस कर गया राजस्थान में बताने को, राजस्थान में दूसरा कैंडिडेट ओंकार सिंह लखावत को उतारने के पीछे एक रणनीति थी। वो वाकई वहां पे सचिन पायलट को लेकर के बातचीत हो रही थी, चर्चाएं थी, और ये कहा जा रहा था कि सचिन पायलट के साथ 30 एमएलए हैं, लेकिन बाद में सिर्फ 3 एमएलए की बात अभी जो कही जा रही है, जो मेरी जानकारी है कि 3 एमएलए उसके साथ थे, तो इसलिए बीजेपी ने वहां चांस लिया था वहां पे राजस्थान के अंदर। नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा, आपने साधन की बात की, मुझे लगता है ये जहां ज्यादा कैंडिडेट्स हैं और कम सीटें हैं, वहां आजकल चुनाव राज्यसभा के साधन पर लड़े जाते हैं, क्योंकि आपको क्रॉस वोटिंग की जरूरत है। आपको पता होगा कि हरियाणा में किस तरह से एक मीडिया मुगल जिसे माना जाता है, कुछ सालों पहले किस तरह से चुनाव जीते थे, और ये कई बार हुआ है कि इस तरह की क्रॉस वोटिंग के जरिए तभी होती है जब आपके पास वो साधन होते हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है सौरभ जी कि राज्यसभा का जो चुनाव है वो अगर उसी तरह से लड़ा जाएगा जिस तरह से कोई डायरेक्ट इलेक्शन लोकसभा का हो, जो पैसे के बल पे लड़ा जाएगा, तो फिर हाउस ऑफ एल्डर्स क्यों कहते हैं उसे? फिर मत कहिए, फिर वो एक बाजार बन जाता है। तो अच्छा है अगर निर्विवाद लोग आ जाएं, तो कम से कम ये पैसे का खेल तो नहीं होता। कोई एक नेता मुझे कह रहा था, मेरे पैसे तो बच गए इस बार।
क्योंकि अगर कोई और कैंडिडेट खड़ा रहता तो फिर आपको चुनाव एक अलग तरह से लड़ना पड़ता है राज्य। निश्चित तौर से राजदीप जी, ये बात जो आप जो कह रहे हैं एल्डर्स, हाउस ऑफ एल्डर्स वाली बात कि निर्विवाद हो जाए, क्योंकि धन बल बाहुबल सबका इस्तेमाल होता है। निश्चित तौर से थर्ड कैंडिडेट जो दिया गया है उसके पीछे रीजन कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में ये बात जरूर रही होगी, क्योंकि कांग्रेस में रहे हुए हैं, इनका एक क्रिकेट बैकग्राउंड है और कहीं ना कहीं अपने आप में एस्टैब्लिश्ड हैं, तो चीजों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर साधन सकते संपन्न। एक नाम मुझे बड़ा दिलचस्प, केटीएस तुलसी, बहुत ही सीनियर लॉयर, और कांग्रेस ने उन्हें छत्तीसगढ़ से चुनवा के लाई है, केटीएस तुलसी को। तो मेरी छत्तीसगढ़ में बात हो रही थी पत्रकारों से, तो मैंने कहा कि ये केटीएस तुलसी और जो नेताम है, ये नाम, बोले साहब आला कमान दिल्ली से आए हैं नाम, यहाँ से सर यही मैंने कहा, कांग्रेस में हाई कमांड कल्चर, नेटवर्किंग कनेक्शन। अब अगली बात, राजस्थान, केटीएस तुलसी। हाँ सर, आप एक काम कीजिए, लल्लन टॉप छोड़कर आप वकालत कीजिए और कुछ सालों बाद रॉबर्ट वाड्रा के लॉयर बन जाइए। अगर आप रॉबर्ट वाड्रा के वकील बन पाए तो आपको भी राज्यसभा मिलेगा। देखिए, अच्छा, आप ये कह रहे हैं राजदीप जी आप नेता नगरी पे ये कह रहे हैं कि केटीएस तुलसी को वाड्रा को डिफेंड करने का इनाम मिला है राज्यसभा की सीट के रूप में? मैं कहूंगा कि केटीएस तुलसी एक फर्स्ट क्लास लॉयर है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, जिन्होंने कई बड़े नेताओं के लिए वकालत की है, कई कांग्रेस से जुड़े हुए नेताओं के लिए या कांग्रेस से जुड़े हुए व्यक्ति, उनमें से रॉबर्ट वाड्रा जरूर एक ऐसे व्यक्ति है। मुझे केटीएस तुलसी बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि जब मैं एक बार हमारे खिलाफ एक डेफेमेशन केस हुई थी और वो बिल्कुल कोई लॉयर हमारे, जब हम कई लॉयर के पास गए, बड़े लॉयर, सबने कहा ये हमारी फी है, आपको ये देनी पड़ेगी। केटीएस तुलसी एक ऐसे लॉयर थे, उन्होंने हमें कहा कि आपका जो केस है वो फ्रीडम ऑफ द प्रेस का केस है और हमारा केस बिल्कुल जायज था। कोई एक बड़ा उद्योगपति था, वो हमें टारगेट कर रहा था उस समय। केटीएस तुलसी ने हमारी केस बगैर पैसे हुए प्रो बोनो करवाई। बहुत कम लॉयर होते हैं, सीनियर लॉयर जो करते हैं, लेकिन आज उन्हें छत्तीसगढ़ की टिकट मेरा वकील होने की वजह से 15 साल पहले नहीं, आज की तारीख में वो रॉबर्ट वाड्रा के लॉयर है। तो रॉबर्ट वाड्रा के लॉयर अगर आप हो तो आपको जरूर फायदा हो सकता है, ये साफ है। खाता न वही जो गांधी परिवार कहे वही सही। नहीं, वो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि गांधी परिवार, पर जी एक तरह से आप कह सकते हैं कि केटीएस तुलसी ने कई कांग्रेसियों को की वकालत की है इतने सालों।